आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हमारे साथ भारतीय मीडिया जगत के एक अहम खिलाड़ी सौरभ शुक्ला हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा। सौरभ शुक्ला जनरली कमजोरों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, समाज में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, ग्राउंड पे हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन पिछले दिनों जब इन्होंने एनडीटीवी छोड़ी तो लोगों के दिलों में काफी सस्पेंस था कि अब आगे क्या करेंगे, किस तरह से अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। सौरभ, वतन समाचार में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई इन तमाम अच्छे लफ्ज़ों के लिए। और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और आप ये मौका दे रहे हैं कि हम आपके ज़रिए अपनी बात पहुँचाएं उन तमाम लोगों तक जो पिछले 12-13 साल से हमारा काम देखते सराहते आ रहे हैं, उन तक अपनी लेकिन बात पहुँचाएं। सौरभ, सवाल यह है कि जनरली आप यहां पर होते थे जहां पर मैं हूं, और आपकी जगह पे देश के दुनिया के जाने माने खिलाड़ी होते थे, चाहे वो मीडिया के हों या कहीं के भी हों, पॉलिटिक्स के भी हों, स्पोर्ट्स के भी हों। लेकिन आज आप उस जगह पे बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं देखिए, देखिए हम तो कह रहे हैं कि माइक कहीं भी हो और किसी के हाथ में भी हो, माइक तो माध्यम है। तो ये माध्यम है, जैसे कि आपने कहा कि एनडीटीवी हमने छोड़ दिया है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर और हर जगह चर्चा कर रहे हैं कि सौरभ शुक्ला कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तो उसका जवाब हम लोगों ने आज दे दिया है। तमाम लोगों ने वो वीडियो शायद देख भी लिया होगा। तो अहमद भाई, बस उस जनता के लिए जिस जनता के लिए काम किया है, और जो ऐसा नहीं, कोई एहसान नहीं किया कि हमने जो जर्नलिज्म किया है वो एहसान किया है हमने, वो सिर्फ पत्रकारिता की है तो शायद दूसरों ने नहीं की। हमें वो मौका मिला एनडीटीवी में, तो एनडीटीवी बदला। तो उस बदलते एनडीटीवी में हमें लगा कि हमारी जगह नहीं है। जब हमारी जगह नहीं है वहाँ पर तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। वो हमने छोड़ दिया और फिर वो एनडीटीवी का माइक छूटा है पर वो लाल माइक नहीं छूटा। तो आपने के दर्शकों को बता दें कि अहमद भाई ने कहा कि आज जहाँ वो है वहाँ हम रहते हैं, लेकिन आप हमेशा मेरे को वहीं देखेंगे जहाँ पर अहमद भाई हैं, और वो माइक जो है वो लाल माइक रहेगा। और लाल माइक जो हमेशा उम्मीद देता है लोगों को कि उनकी आवाज़ उन तक पहुँचेगी। तो एक नया वेंचर है अहमद भाई जो हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे साथ सुनील सैनी सर हैं। सुनील सैनी सर पर्दे के पीछे ही रहते हैं। हमारे बॉस हैं, उन्होंने हमें नौकरी दी थी और एनडीटीवी उस बुरे दौर में चलाया जब तमाम बड़े बड़े तुरम खां ये कह रहे थे 2016-17 में कि एनडीटीवी बंद हो जाएगा। तो वो हमारे संपादक रहे, बहुत साल नौकरी भी दी और हम तक हमारे बॉस भी वही रहे। और हमने तय किया था कि हमारे बॉस वही रहेंगे कागज़ पर। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उसी दिन हमने भी इस्तीफा दे दिया था। हमारे साथ इस नए वेंचर में जिसका नाम द रेड माइक है, उसमें संकेत उपाध्याय हैं। संकेत उपाध्याय को भी सब लोग जानते हैं। उनका प्राइम टाइम शो खबरों की खबर काफ़ी पॉपुलर शो है और संकेत की खुद की लगभग 21 साल का करियर है, तमाम जगह उन्होंने काम किया है। वो भी एनडीटीवी काफ़ी सालों से थे, उन्होंने भी एनडीटीवी छोड़ा। 9 बजे का बुलेटिन वही करते थे, तो 9 बजे का शो प्राइम टाइम वही करते थे। और अच्छी बात ये रही कि रवि जी के जाने के बाद जिस जनता ने बिल्कुल छोड़ दिया था देखना, उन्होंने अपनी मेहनत से और बिना जर्नलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ करे, जो कि अब हर जगह तो कहीं जर्नलिज्म तो बचा नहीं टीवी में, मेरे को लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन उस जर्नलिज्म को बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे अपनी बात कहते सुनते हैं। और जब उनको लगा कि अब उनके लिए भी थोड़ी मुश्किल हो रही है बात कहने सुनने में, तो उन्होंने भी वो छोड़ दिया। तो तमाम लोग ये हमें लिख रहे थे अहमद भाई कि आप लोग यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे आइए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है यूट्यूब पे तो आए, लेकिन हम लोग एक इकलौता सौरभ शुक्ला का यूट्यूब ना हो, सौरभ शुक्ला ऑफिशियल ना हो या संकेत उपाध्याय ऑफिशियल ना हो। तो हम लोगों ने चर्चा करी कि तमाम जनता ही लिख रही थी कि आप पुराने एनडीटीवी साथ क्यों नहीं आ जाते, पुराने एनडीटीवी वाले। तो पुराने एनडीटीवी वाले जो साथ आ सकते तो हम आ गए। तो हम हैं जो क्या सेकेंड जनरेशन है टीवी की, 2011 में करियर शुरू किया। सुनील सैनी सर हैं जो 1991-92 से इंडस्ट्री में। संकेत उपाध्याय जो कि 2001 की 2002 से। तो हम तीनों लोग साथ आ गए और आगे और भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी एनडीटीवी से वास्ता रहा और उस जर्नलिज्म को उन्होंने ये कह के कि वो जर्नलिज्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कह के एनडीटीवी छोड़ दिया। तो अभी काफ़ी कुछ होगा। तो अब जो नया ठिकाना है अहमद भाई वो है @रेड माइक। वहाँ पर वो तमाम खबरें जो आप एनडीटीवी पर देख रहे थे, जिस तरीके के जर्नलिज्म की अपेक्षा आप करते हैं मेरे से, वो वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन सौरभ, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि रिजाइन कर दिया,
रिजाइन करने के बाद जो हम लोगों को पता चला, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग भी एनडीटीवी को जानते समझते हैं, कि आपको काफ़ी रोका गया, लालच दी गई, सैलरी बढ़ाने की बात की गई, बहुत सारे मतलब लुभावने वादे किए गए। उन वादों में ना फंस करके आपने इतना बड़ा फैसला लिया, और वो भी एक चढ़ती एज में जब आप उरूज पर थे। देखिए अहमद भाई, यही एक बहुत बड़ा लोगों को लगता है। देखिए जैसे जब हमने छोड़ा एनडीटीवी और जब ट्विटर पे वो लिखा, वो शेर लिखा है अहमद फराज का हमने, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर सफ़र में रहा। तो ये सफ़र में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र में ये कहानियाँ मिलती हैं। मंजिल मिल गई तो लोगों को लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि एनडीटीवी वालों ने रोका नहीं, बहुत रोका उन्होंने, और तमाम संपादक और जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बात की, प्यार से बात की, और जैसे जो कंपनियां करती हैं कि कैसे एम्प्लॉय रुक जाए। लेकिन जाहिर सी बात है अहमद भाई, रुकने के लिए थोड़ा ना इस्तीफा दिया है। कोई बनिया की दुकान थोड़ी ना है कि हम कोई नेगोशिएट करके डेजिग्नेशन बढ़ा के या पैसा बढ़वा के रुक जाते। 13 साल 12-13 साल काम किया है यहाँ पर, बचपन समझ लीजिए 20 साल की उम्र में आना और 13 साल काम करके छोड़ना बहुत जज्बाती निर्णय था, और बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया। क्योंकि आप अपने आपको, हमने तो हमें तो ठीक है, हमने मेहनत की, लेकिन बनाते तो आपके व्यूअर्स है ना आपको। हम नेता तो है नहीं कि जो बातें झूठी बोल के और वोट लेके चले जाएंगे। हमें तो उन नेताओं को एक्सपोज करना है, उन तमाम लोगों को एक्सपोज करना है जो दावे करते हैं, जो तमाम, हमने तो एनडीटीवी में अपना करियर बनाया है उन लोगों की बातें जनता तक पहुंचा के जिनको कोई नहीं सुन रहा था। तो उन आवाज़ों को मंच देता था एनडीटीवी, तो शायद उन आवाज़ों को अब मंच देने का नया जरिया हमें लगा था रेड माइक होना चाहिए, तो रेड माइक आ गया है। तो अब देखिए अहमद भाई, क्या है कि अब करियर बढ़ता रहे या, लेकिन हमने कहा ना, सफ़र में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ स्ट्रगल है, आप एक अच्छी सैलरी छोड़ के आप ये काम शुरू कर देते हैं इस उम्र में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ये, लेकिन अच्छी बात यह कि मैं एनडीटीवी को बहुत ज़्यादा मिस नहीं करने वाला हूँ। लोगों को लग रहा है, लोग लिख रहे हैं कि एनडीटीवी में आप, बिल्कुल नहीं मिस कर रहा हूँ। कारण यह है कि जिन लोगों जिस एनडीटीवी को हमने बनाया था वो एनडीटीवी, अब वो एनडीटीवी तो नहीं रहा। और ना डॉक्टर रॉय हैं, ना मिसेस रॉय हैं, ना रवीश हैं, ना श्रीनिवासन जैन हैं, ना निधि राजदान हैं। तमाम वो लोग जो उस दौर में जिन्होंने बहुत मेहनत करी, सोहित नहीं है, उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। और सुनील सैनी सर हमारे साथ ही हैं, संकेत उपाध्याय हमारे साथ हैं, और हम तो हैं ही हैं। जो तमाम हमारे प्रिय लोग हैं, और सबसे हमारे जो हेडमास्टर कह लीजिए, वो तो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं। संकेत हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ में। तो हाँ, लेकिन लोगों का इस शहर में घर था, वो अपने घर जाते थे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ थी। हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी 12-13 साल। लेकिन सौरभ, सवाल ये, आपने कहा कि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं थी। यकीनन हमने देखा है कि कोरोना में आपने नंगे का पांव रिपोर्टिंग की, ज़मीन में पानी के अंदर घुस घुस के आपने रिपोर्टिंग की, बहुत सारे जज्बाती रिपोर्ट्स आपके साथ लोगों ने साझा की और शेयर की, और आपको उसी के लिए रीडिंग के अवार्ड भी दिया गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जब आप अपनी ये नई पारी शुरू करेंगे तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि कोई भी नया वेंचर चलाना बहुत आसान काम नहीं है। वेंचर हम नहीं चलाएंगे, जनता चलाएगी, व्यूअर चलाएंगे। जब हमने एनडीटीवी छोड़ा तो जो लोगों ने, मतलब आप जब नौकरी छोड़ते हैं तो लोग आपसे कहते हैं आप क्या करोगे, अरे बड़ा मुश्किल है, क्या कुछ मदद करनी है, अरे क्या हो गया, लोग परेशान होते हैं। लेकिन ये शायद बहुत कम लोगों के साथ हुआ कि जब मैं एनडीटीवी छोड़ा और जब सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी लोगों को, तो लोग खुश हो रहे हैं और लोग हमें बधाई दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं कि आपने एनडीटीवी छोड़ी। और ये बड़ा कदम, उनको पता है कि अपनी सेटल्ड नौकरी छोड़ना इस उम्र में, इस मोड़ पर करियर के, वो एक बड़ी चीज़ है। उनको लगता है एक बोल्ड निर्णय है, और उस बोल्ड निर्णय में जनता चलाएगी, लोग चलाएंगे। और हम तो बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, हम बिजनेसमैन तो है नहीं, ना हमें, ना सुनील सर है, ना संकेत उपाध्याय है। हमें बस एक काम आता है करना, वो काम आता है पत्रकारिता करना, जर्नलिज्म करना। वही करते आए हैं, वही करते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप पत्रकारिता करेंगे, लेकिन पत्रकारिता में देखा जाए तो दो तरह के लोग हैं। एक तो रोगी मीडिया है, जो रोगग्रस्त है, मतलब उसको सिर्फ जो है एसी के कमरे में बैठ करके अमेरिका और यूरोप की भी रिपोर्टिंग कर लेता है। लेकिन आप कम से कम उन रेयर लोगों में से थे जो रिपोर्ट जहां की थी वहां पे जाके ग्राउंड से लोगों की बात करना, खासतौर से जो समाज का कमजोर तबका है, जो समाज का विचलित तबका, उसको बड़ी आपसे अपेक्षा थी। उनकी अपेक्षाओं को कैसे आप पूरा करेंगे? जैसे पहला करते थे, उनके बीच जाकर। मैं तो बोलता हूँ कि आप मेरे को स्टूडियो में, इसी कमरे में नहीं देखेंगे। मैंने अपने जो हमारे जो
पहला वीडियो जो हमने रिलीज किया है आज @redmike यूट्यूब पे, ट्विटर पे और फेसबुक पर, हमने अपने उस वीडियो में कहा है कि हम अपने माथे का पसीना सूखने नहीं देंगे। हम वो पत्रकार रहे हैं जिसकी कमीज का पसीना सूखा नहीं, चाहे वो गर्मी रही हो, चाहे वो ठंड रही हो, चाहे वो बरसात रही हो। हम मौजूद थे, बरसात में पानी भरे, कमर तक पानी भरा, उसमें भी काम किया है। 45-46 डिग्री की धूप में भी मेहनत करके किया, एक दिन नहीं हर रोज किया है। और यही करना इसलिए तो छोड़ा एनडीटीवी, वरना तो हम भी एंकरिंग कर ही रहे थे। लेकिन सौरभ, आपको नहीं लगता है कि आप अपनी जान से भी कई बार खेल जाते हैं? कोरोना के पीरियड में जब लोग आराम कर रहे थे, क्वारंटाइन हो रहे थे, तब आप ग्राउंड पे थे। क्यों इतना रिस्क लेते हैं आप? क्योंकि पैशन है, रहा नहीं जाता है घर में कि कहानी बतानी जरूरी है। बैठ जाते घर पे, कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर, हमारे संपादकों का, घर से निकलो। हमारे सुनील सर जी हैं और जो बाकी लोग थे चाहे उस दौर में हमारे बॉस, कभी किसी ने दबाव नहीं डाला कि आप जाइए रिपोर्टिंग करिए, आप प्रवासी मजदूरों को दिखाइए। हाँ, लेकिन जब शुरू किया तो जाहिर सी बात है चीज़ें बदली, और आपने देखा कितना बदलाव हुआ। सड़क पर चलते रहे थे लोग, सरकारें झूठ बोल रही थी कि हम खिला रहे हैं पिला रहे हैं, कुछ नहीं था। जूठे केले खा रहे थे, सड़े केले खा रहे थे, यमुना का पानी पी रहे थे। हरियाणा से अपने बच्चों को जो है कंधे पे लेकर के अपनी जान जोखिम में डाल के यमुना पैरों से पार कर रहे थे। सूखे गंदे चावल खिलाए जा रहे थे उनको, लाशों का अंबार लगा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। तो देखिए, देखिए आप पत्रकारिता करियर समझ के करेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। ये पत्रकारिता भी समाज को आईना दिखाने का जरिया है, और एक पत्रकार का काम होता है आवाज देना। मेरे ओपिनियन नहीं थे, हमारी राय नहीं थी। आपने कभी नहीं देखा होगा हमें कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर या फेसबुक पे हम किसी से उलझ रहे हो। लोग लिखते हैं उलझुल हमें, पर कभी हमने किसी को ट्रोल नहीं किया है हमारे। एक चीज और सौरभ, हमने दिल्ली दंगों में देखा कि बहैसियत हिंदू आप अपनी जान महफूज कर पाए, आप पे बाकायदा हमला हुआ, अटैक हुआ। तो कितना मुश्किल है सौरभ ग्राउंड रिपोर्टिंग करना? आपको लगता नहीं कि बहुत बहुत मुश्किल काम है आज के युग में? मुश्किल काम ग्राउंड रिपोर्टिंग करना तो है ही है, उससे बड़ा मुश्किल काम है कि उस ग्राउंड रिपोर्टिंग को, सच्ची रिपोर्टिंग को चला लेना। बिल्कुल मुश्किल काम है। और लेकिन मतलब हमें हमेशा ये लगता है कि रिपोर्टर जो है ना ग्राउंड पे जो होता है ना, बहुत मेहनत करता है। शायद जो उसका संस्थान है ना, वो उसके साथ जाति करता है, उसके साथ वो सम्मान नहीं करता उसकी कहानी के साथ जिसको करना चाहिए। एनडीटीवी में अच्छे संपादक थे, इसलिए वो सम्मान मिला हमें। और ये वजह है कि जब संपादक वो नहीं रहे तो हमने भी टीवी को अलविदा कह दिया। जाहिर सी बात है, जमीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करना तो खतरे से खाली तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप देखिए गाजा में, आप देखिए इसराइल में, गाजा इसराइल के जो लड़ाई चल रही है उसमें करीबन 40 से ज़्यादा पत्रकारों की मौत हो गई है, लेकिन वो भी अपना जान जोखिम में डाल के काम कर रहे थे। शायद हमें एहसास भी नहीं है। यहाँ लोग रैलियों में फूल बरसाते दिख रहे हैं कि फलाने नेता आ गए, देखिए पहुंचने वाले हैं, फलाना नेता मंदिर दर्शन करने पहुंचे, ढिमकाने नेता खाना खा रहे हैं, तो ढिमकाने नेता ने आज जो है आज हवाई जहाज उड़ा लिया, तो आज किसी ने खेती कर ली, तो किसी ने ये कर ली। इसी में जो है पत्रकार खुश हैं कि हमारे साथ फलाने नेता ने, फलाने मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने हमारे साथ हाथ मिला दिया, सेल्फी लेके डाल रहे हैं ना। ये तो आपकी सेल्फी सिर्फ माँ के साथ आती थी। हाँ, माँ के साथ तो आती है, हर दिवाली में हम माँ के साथ अपनी फोटो डालते हैं। तो अहमद भाई, माँ के साथ ही सेल्फी। और दूसरी बात है, नहीं आप फोटो डालें, हम नहीं कह रहे हैं कि आप, अगर आपको प्रधानमंत्री बुलाते हैं मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात आपको जाना चाहिए, आपको इनवाइट आया है, लेकिन उस पर खुश हो जाना और फिर आपको ये कहना, लोगों ने यहाँ तक उस तस्वीरों में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे नाम से पहचाना, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी सम्मान की बात है। काम से पहचान होनी चाहिए ना, और अच्छी बात है, ये परंपरा अच्छी है। और ये पुराने दौर में देखते थे कि आप नेताओं के साथ खाना भी खाते थे और सुबह उठ करके वो कठिन सवाल भी पूछते थे। लेकिन आप देखिए जितने लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी ली दिवाली मिलन समारोह में, क्या कभी उन्होंने उनसे कठिन सवाल पूछा है? या उनके खिलाफ हम लास्ट छोटे छोटे 2-3 सवाल और आपसे करेंगे। आपने नाम और काम की बात की, लेकिन भारतीय संस्कृति में आज की जो भारतीय संस्कृति बनाने की कोशिश हो रही है, वहां पे कपड़ों से पहचान की बात हो रही है। नैरेटिव कौन बनाता है? कपड़ों से कौन बनाता है? जब मीडिया टूल बन जाए उस नैरेटिव को प्रोपेगेट करने के लिए, उस नैरेटिव को बढ़ाने में, पालने में, वो तो एक
जो शगुफा छोड़ा गया, उसके बाद फिर मीडिया क्या करती है, उसको अच्छे कपड़े पहनाती है, सजाती है, संवारती है और फिर उसको परोस देती है। तो अब कपड़ों से पहचानिए, लेकिन कपड़ों से पहचानने के बाद ये तो देखिए कि आपको क्या वो नौकरी मिल रही है आपको जिनसे आप कपड़े खरीद लें। अगर आप 80 करोड़ लोग, आप भारत एक ऐसा देश है जिसमें मुफ्त अनाज देने के लिए बजट होता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, पर यह हमारी एक असफलता नहीं है हमारी सरकारों की, चाहे वो किसी की सरकार रही हो। कांग्रेस की सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पर कितनी बड़ी हमारी विफलता है कि 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए नहीं और हमें मुफ्त में उनको खाना खिलाना पड़ रहा है। नौकरी कौन देगा उन्हें? तो आप सोच लीजिए कि 80 करोड़ लोग अगर सरकार से दिए गए अनाज पर निर्भर हैं, तो समझिए सरकार की इससे बड़ी तो विफलता तो होनी ही नहीं चाहिए। एक चीज और सौरभ, लगातार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जो मीडिया की जो रैंकिंग है वो डिक्लाइन होती जा रही है और पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया की थू हो रही, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया की। तो आपको नहीं लगता है कि मीडिया में रह करके अब काम करना बड़ा चैलेंजिंग हो गया है? मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया में चैलेंजिंग हो गया। अब जाहिर सी बात है, किसी को किताब लिखने के लिए नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। हम लोगों ने तो कोई, खैर हम पर कोई दबाव नहीं था, हम क्यों झूठ बोलें कि नहीं, मतलब दबाव इन द सेंस हमें लगा कि हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं है तो हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि हम पर कोई ऐसा कह दिया कि नहीं ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन आपको समझ में आ जाता है, तो हमारे अंतरात्मा ने गवारा नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया ने शायद जितना बुरा देश का किसी ने नहीं किया, सबसे ज़्यादा बुरा टीवी मीडिया ने किया है। और टीवी मीडिया का खामोश हो जाना, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, सबसे बड़ी एक त्रासदी है जो देश के साथ हुई है। एक आखिरी चीज, आप अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? दर्शकों से यही कहना है कि आपने जो प्यार सम्मान दिया है उसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अहमद भाई हमारे पास आए हैं, आप लोग इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, आपने पहले भी अच्छा फीडबैक दिया। आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वतन समाचार के माध्यम से, अहमद भाई के माध्यम से, कि वो प्यार हमें दीजिए। हमारा जो द रेड माइक हमारा शुरू किया हम लोगों ने, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अहमद भाई इतना ज़रूर निवेदन है कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनको कभी निराश नहीं होने देंगे। वो ये नहीं कहेंगे सौरभ जी ने हमसे वादा किया था और ये वादा पूरा नहीं किया। तो बस जो वादा एनडीटीवी में किया, हमेशा जो एनडीटीवी ने वादा किया था, उस दौर के एनडीटीवी ने, जब लोगों को लगा कि 2016-17 में एनडीटीवी बंद हो जाएगा, जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी डॉक्टर रॉय के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जब हमें अडानी ग्रुप ने खरीदा तो हम प्रॉफिट में थे। प्रॉफिट में तो बहुत आए, कौन लाया प्रॉफिट? जनता ने देखा ना, हमारे काम को सराहा ना। हमने भी तो उन्हीं मजलूमों की, बेरोजगारों की, किसानों की, इन सब लोगों की आवाज़ बने। तो वही आवाज़ है, बस मंच बदला और कुछ नहीं बदला। एनडीटीवी छोड़ा है पर लाल मार्क नहीं छोड़ा, और लाल तो उम्मीद का रंग है, लाल क्रांति का रंग है। तो बस वो जर्नलिज्म है, वो चलता रहेगा। बस यही वजह है कि अपना प्यार भी दीजिए, और बुरा लगे तो फीडबैक दीजिए, उस पर हमेशा काम करेंगे। और हम नहीं कहते कि हम बहुत मुकम्मल आदमी हैं, हम स्टूडेंट हैं और हमसे स्टूडेंट रहेंगे, तो सिखाते रहिए, बताते रहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सौरभ शुक्ला, जिनका साफ कहना है कि उम्मीदों और इनकलाब के बीच में उनकी ये संघर्ष, उनकी ये जंग, जो गरीब के लिए थी, दलित के लिए थी, मजदूर के लिए थी, अल्पसंख्यक के लिए थी, अगड़े और पिछड़े समाज के हर कमजोर वर्ग के लिए थी, वो जारी रहेगी। लेकिन ये कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सौरभ शुक्ला जैसे लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि क्रांति और इनकलाब गरीबों के हक में जरूर आएगा।